नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों 1957 में जब जनरल टिमी के ऑफिस में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुंचे, जहां पे इनका केबिन था, केबिन के पीछे एक स्टील का ड्रॉर था। स्टील के ड्रॉर के पास नेहरू जी ने पूछा कि टिमी, ये आपके ड्रॉर में क्या रखा हुआ है? कुछ अजीब सा लग रहा है, बहुत पुराना सा। टीमी सर ने रिप्लाई किया कि सर, पहले ड्रॉर में तो डिफेंस के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और फाइल्स हैं, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं। तो नेहरू जी ने पूछा, अच्छा ठीक है, दूसरे वाले में क्या है? सर, इसमें जितने भी टॉप जनरल्स हैं डिफेंस के, आर्मी नेवी, इन सारे से रिलेटेड, इन सब के इंपॉर्टेंट और कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं। उन्होंने कहा अच्छा, फिर तीसरे में क्या है? तीसरे में जनरल टिमी ने 2 सेकंड का टाइम लिया और बोला, तीसरे में ऐसी फाइल्स हैं जिसके वजह से हम आपके खिलाफ तख्ता पलट कर सकते हैं, यानी कि आपकी गद्दी गिरा सकते हैं, मिलिट्री कूप कर सकते हैं, मिलिट्री रूल कर सकते हैं। बस इतना सुनते ही नेहरू जी के होश फाख्ता हो गए और कुछ ऐसी सी सार्कास्टिक स्माइल उन्होंने दी और फिर मामला आगे बढ़ चला। सवाल ये उठता है यहाँ दोस्तों कि क्या भारत की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग थी या इतनी स्ट्रांग है कि मिलिट्री कूप कर सकती है, यानी कि मिलिट्री रूल कर सकती है, यानी कि गवर्नमेंट को गिरा सकती है? क्या ऐसा कर सकती है भारत? और अगर ऐसा कर सकती है तो आज तक ऐसा किया क्यों नहीं? राइट आज तक ऐसा किया क्यों नहीं? उस टाइम पे 1967 में टाइम्स के करस्पॉन्डेंट, बहुत मशहूर पत्रकार कह सकते हैं, जर्नलिस्ट थे, नेविल मैक्सवेल। उन्होंने ये आकाशवाणी की थी कि 1967 के जनरल इलेक्शन के बाद भारत में कोई भी पीएम नहीं बन पाएगा, क्योंकि मिलिट्री रूल होगा और ये आखिरी जनरल इलेक्शन होगा। इनका ये क्यों कहना था? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनको लगा कि 1967 इस टाइम तो नेहरू जी डेथ हो चुकी थी, नेहरू जी गुजर चुके थे, और उस टाइम पे भारत ने युद्ध कर लिया था, चाइना से हार चुके थे, पाकिस्तान से 2 युद्ध हो चुके थे, और हमारी मिलिट्री और हमारी जो सिचुएशन थी, जो बॉर्डरिंग पावर सिक्योरिटी थी, इंटरनल सिक्योरिटी थी, वो वीक थी, जिसकी वजह से इन्होंने ये प्रोफेसाइज किया कि भाई ये 1967 आखिरी जनरल इलेक्शन है, उसके बाद यहाँ पे चुनाव नहीं होगा और सिर्फ शासन होगा मिलिट्री का। कुछ ऐसी ही चीजें देखी गई थी। एक छोटी सी, जनवरी 2012 जब प्रधानमंत्री मनमोहन जी की सरकार थी और वो गवर्नमेंट थे, कांग्रेस की सरकार थी, ये देखा गया कि आर्मी की 2 यूनिट हिसार से होते हुए दिल्ली की तरफ पहुंच रही है। ये जो आर्मी आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, कुछ ऐसे ही यूनिट दिल्ली की तरफ पहुंच रही थी। तो लोगों के एकदम होश ठंडे पड़ गए थे कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है? पीएम से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिफेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, ये सारे लोग परेशान हो गए थे कि अरे ऐसे कैसे आर्मी की 2 यूनिट इंडिपेंडेंट दिल्ली की तरफ आ रही है, कहीं ये तख्ता पलट की बात तो नहीं हो रही, कहीं मिलिट्री कूप तो नहीं होने वाला? लेकिन उस टाइम पे जनरल थे वीके सिंह सर, उन्होंने ये इंश्योर दिलाया, ये सुनिश्चित करवाया कि डोंट वरी सर, दिस इज जस्ट अ मॉक ड्रिल, दिस इज जस्ट अ रूटीन कॉल एंड एब्सोल्युटली सब फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब लोगों को थोड़ा आराम मिला। तो आज हम ये जानेंगे दोस्तों कि 4 प्रूवन फैक्ट्स वाई इंडिया नेवर हैड मिलिट्री कूप, और आखिर पाकिस्तान में क्यों बोला जाता है कि पाकिस्तान में माशाअल्लाह हो गया। राइट हम सबको पता है कि भारत की जो अभी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं। श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि इमरजेंसी लग चुकी है, और म्यांमार में ऑलरेडी मिलिट्री कूप चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से। और जहां पे पाकिस्तान के जो अभी फिलहाल वजीर आजम थे, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है, यानी कि इमरान खान अब नहीं रहे प्रधानमंत्री, कहाँ के? पाकिस्तान के, और फिर से वो पोजीशन खाली है। तो इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी या फिर क्या कंसर्न बन सकता है ये स्टेप, आइए जानते हैं हम डिटेल में। ओके, सबसे पहले तो हम यहां डिस्कस करेंगे कि आखिर कई लोग कहते हैं, बहुत से ऐसे स्पोक्स पर्सन हैं जो कहते हैं कि भाई भारत में मिलिट्री कूप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भारत की आर्मी 250 साल पुरानी आर्मी है और वो अपने ट्रेडिशन से, अपने कल्चर से, अपने संस्कृति से जुड़ी हुई है। वो डिच नहीं कर सकती, वो धोखा नहीं दे सकती, बहुत प्रोफेशनल है उनकी आर्मी। एक बात बताइए, क्या यही कहना सही होगा? क्या हम फैक्चुअल डेटा पे नहीं जाएंगे? राइट? मुझे नहीं लगता कि ये कहना सही होगा। हाँ, एक पार्ट हो सकता है, एक फेज हो सकता है, बट एवरी फेज हैज गॉट 2 कॉइन्स, एवरी कॉइन हैज गॉट 2 साइड्स।
लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि भाई जब आप ये कह रहे हो तो ये भी तो देखो कि इंडिपेंडेंस से पहले भारत की और पाकिस्तान की आर्मी तो एक ही हुआ करती थी, ठीक है। इन लोगों के जो बड़े बड़े टॉप जनरल्स थे, ठीक है, ये लोग तो यूके में जाके ट्रेनिंग मिलती थी उनको, सेम शिक्षा, सेम ट्रेनिंग, सेम आइडियोलॉजी। लेकिन ऐसा क्या हुआ आज़ादी के बाद कि यहाँ की पाकिस्तान में मिलिट्री कूप हो गया और इंडिया में आज तक नहीं हुआ? ये भी रीज़न हो सकता है ना इसका, ठीक। तो हम फैक्चुअल चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भाई पाकिस्तान में मिलिट्री कूप क्यों हुआ, उसके बाद जानेंगे कि इंडिया में मिलिट्री कूप क्यों नहीं हुआ, ठीक है। सो क्विक बिट, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि पाकिस्तान, जब भारत आज़ाद हुआ था तो ऑफ कोर्स उस टाइम पाकिस्तान भी नया पाकिस्तान था, नया भारत था, ठीक है। सबसे सब्सटैंशियल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तान के पास थी उस टाइम पे, जिन पे उनको प्राउड था, वो थी उनकी मिलिट्री, यानी कि उनकी आर्मी। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स थी, सिविलियन पॉलिटिक्स, वो बहुत कमज़ोर थी। लोगों का दिल नहीं जीत पाई थी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, क्योंकि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है वो ऑलरेडी बहुत वीक थी। कई सारी विचारधाराएं थी, आपस में लोग सहमत नहीं थे, और माइनॉरिटीज की बात कहते कहते उन लोगों ने अपने लिए एक बहुत ही आलीशान फैसिलिटी बना ली थी और बाकी लोगों को, बाकी जनता को छोड़ दिया था। ओके, तो सिविलियंस को, जो पाकिस्तान के आम जनता थी, उनको उनके पॉलिटिशियंस पे यकीन नहीं था, ठीक है। एक तो यकीन था किस पे, वहां की जो जुडिशियल सिस्टम है उन पे, और दूसरा धीरे धीरे उनका यकीन बढ़ रहा था मिलिट्री के ऊपर, जब अभी हम चर्चा करेंगे क्यों, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम यह देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी यहां पे भारत में बहुत स्ट्रांग थी, ठीक है। बहुत सारे उसमें पॉलिटिकल लीडर्स थे, बहुत फिलोसोफर, थिंकर्स, और एक यूनिटी थी, एक डाइवर्सिटी थी, एक कल्चरल था, एक मोरल बिहेवियर था, ठीक है। इनफैक्ट जब जिन्ना जी गुजरे 1948 में, जब जिन्ना जी गुजरे, पाकिस्तान के जो पहले वजीर आजम थे, वो जब गुजरे, उस टाइम के बाद से ही पाकिस्तान की ऐसी की तैसी होना शुरू हो गई थी। वहाँ के जो लोग थे वो सिविलियन पॉलिटिक्स पे, आम जनता पे, मतलब आम पॉलिटिशियंस पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। ओके, दूसरी चीज़ हम यहाँ ये देखेंगे कि आखिर ये बात क्यों कही गई थी, भाई पाकिस्तान में माशाअल्लाह हो गया। ये दौर है दोस्तों उन दिनों का जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में कुछ ऐसे ही नहीं आई थी, उसका बड़ा रीज़न था, ठीक है। ये दौर वो दौर है जब 1958 में वहाँ के जो गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, ठीक है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो आपको देखने को मिल जाएगा, जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट थी उस टाइम पे और गवर्नर जनरल थे, उन्होंने स्टेप डाउन करवा दिया था उस टाइम के जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मीर साहब या मीर साहब कुछ नाम था इनका, इन्होंने गवर्नर जनरल की पोजीशन को, बात को सही रखा, और उस टाइम पे जो पाकिस्तान के पीएम थे उनकी कुछ एक्टिविटीज़ अनपार्लियामेंट्री थी, अनप्रोफेशनल थी, जिसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट को स्टेप डाउन करना पड़ा था। और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी सबसे पहले यही यूज हुआ था, जो कि मैंने अपने ओपेड एनालिसिस में ऑलरेडी कवर किया गया है। और उस टाइम के बाद से गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया था, ठीक है। तो पाकिस्तान लोग और आम जनता में मार्शल लॉ कहते कहते ये माशाअल्लाह हो गया, है ना। इंटरेस्टिंग स्टोरी। ऐसे हुआ पाकिस्तान में माशाअल्लाह, और ऐसे लगा पाकिस्तान ने मार्शल लॉ। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कहानी ये है कि जब मार्शल लॉ लगा तो मिलिट्री तुरंत वहां से रिमूव नहीं कराई गई। मिलिट्री कई सालों तक थी और मिलिट्री ने ऐसे ऐसे काम करवाए, आम जनता उससे खुश हो गई, जैसे कि रोड बनवाए, ब्रिजेस बनवाए, घर बनवाए, ऑफिसेस बनवाए, ठीक है। एक तो सिक्योरिटी का जो उनको थ्रेट लग रहा था वो मिलिट्री ऑलरेडी सिक्योर कर चुकी थी। मिलिट्री ये इंश्योर कर रही थी कि भाई इंडिया से आपको खतरा नहीं है, क्योंकि हम हैं, बाकी सब पानी कम है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। दूसरी कि पाकिस्तान के सिविलियन इंस्टीट्यूशन बहुत वीक थे, ठीक है। पाकिस्तान में जब नया कैपिटल बना, इसी की वजह से कराची में, जब कराची में कैपिटल हुआ पाकिस्तान का, तो दिल्ली से भाई गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स मंगवाए गए थे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पैसे भेजे गए थे,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको जाननी चाहिए। जब भारत पाकिस्तान दोनों अलग अलग हुए थे तो पाकिस्तान में महज 150 सिविल सर्वेंट्स थे और इंडिया में कितने थे उस टाइम पे? 1400 सिविल सर्वेंट्स थे। है ना, एक फैक्चुअल डेटा है जहां पे हम बात करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली मिलिट्री पाकिस्तान में क्यों आई? मिलिट्री पाकिस्तान में आई थी गवर्नेंस के गैप को फिल करने के लिए मिलिट्री वहां पे आई थी। ठीक है, वहां पे आज़ादी से पहले लगभग 70% की पंजाबी पॉपुलेशन थी, लेकिन आज़ादी के बाद लगभग 28% ही रह गई थी मिलिट्री में और लगभग 3 से 4% पॉपुलेशन सिविलियन थे और बाकी की जो पॉपुलेशन थी लगभग 32% जो इनके शेयर थे वो आ गई थी इंडिया में। ठीक है, तो एक ये भी था कि एक मिलिट्री में इनका जो एथनिसिटी है वो बरकरार नहीं थी। ठीक है, मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा भरने लगे थे और पंजाबीज कम होने लगे थे धीरे धीरे, तो एक ये भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, और भी कई सारे रीज़न है कि वहाँ की जो कोर्ट है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है वो हमेशा से मार्शल लॉ यानी कि मिलिट्री रूल को प्रमोट करते हुए आई है। ठीक है, और वो कर भी कह सकती है बिकॉज उनको तो खैर टॉप पे बैठना है, उनको चीज़ें रेगुलेट करनी है, बतानी है, क्योंकि कभी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रही। लगभग 70 से 74 सालों में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद से लगभग 22 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं और उनमें से कभी भी 5 साल का टर्म कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। ये एक शॉकिंग न्यूज़ है अब तक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई क्यों पाकिस्तान में मिलिट्री कूप हुआ। ओके, नाउ अब आते हैं भारत के पास। अब भारत में हम ये देखते हैं कि क्यों मिलिट्री कूप नहीं हुए। अब यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, इंडियन आर्मी वॉज बॉर्न आउट ऑफ सेम ट्रेडिशन एज पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में आर्मी एंजॉय करती थी बहुत ही अच्छी लाइफ। ठीक है, इनफैक्ट पॉलिसी वगैरह में भी रोल प्ले करती थी आर्मी। हम सबको पता है ब्रिटिश टाइम पे, राइट, जो उस टाइम के कमांडर इन चीफ हुआ करते थे कहाँ के, आर्मी के, वो डिफेंस मिनिस्टर भी हुआ करते थे और जो कि डिफेंस मिनिस्टर ब्रिटिश टाइम पे वाइसरॉय के बाद सबसे बड़ी पोजीशन हुआ करती थी। लेकिन आज़ादी के बाद ये सब चेंज हो गया था, ये सारा का सारा मामला बिल्कुल बदल दिया गया था। हुआ क्या था, जब आज़ाद हुई हमारी भारत, उसके बाद नेहरू जी थोड़ा सा, क्योंकि पाकिस्तान को वो देख रहे थे कैसे वहाँ पे चल रहा था, मिलिट्री कूप हो रहे थे और आसपास के नेशंस में भी वो देख रहे थे, तो उनको मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा यकीन नहीं था। उन्होंने मिलिट्री पे एक टाइट हैंड रखा, एक क्लोज वॉच रखा। तो जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ वैसे ही 3 मूर्ति, जो कि एक चीफ ऑफ आर्मी एडमिरल यानी कि जो आर्मी का जो सुप्रीम पोजीशन है, चीफ होता है, उनका जो ऑफिस था, 3 मूर्ति को कर दिया गया था प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ओके, ये पहला दूसरा स्टेप था जहां पे इन पे बंदिश लगाई गई थी। दूसरा, एक बजट पास हुआ था उस टाइम पे। बजट में ये मेंशन किया गया था कि जितने भी भाई आर्मी ऑफिसर्स हैं, जितनी भी राज वाली जो सैलरीज उनको मिला करती थी, जो उनको लग्जरीज मिला करती थी, वो नहीं मिलेंगी, वो कम मिलेंगी। तो इनके इकोनॉमिक परफॉर्मेंसेस पे थोड़ी सी बंदिश लगाई गई थी। ओके, दूसरा कि भाई उस टाइम पे जो फील्ड मार्शल थे हमारे करियप्पा साहब, उन्होंने पब्लिकली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया कि मिलिट्री आपके लिए इतना कुछ कर रही है और आप मिलिट्री को इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं दे रहे हैं और आप बिल्कुल नहीं काम कर रहे हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं। हम हिस्ट्री में चलते हैं। गांधी जी के चुनाव के प्रक्रिया में, गांधी जी जैसा पॉलिटिकल जो एक एंगल था उनका, उनमें सुभाष चंद्र बोस के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही प्रैक्टिकल बंदे थे और मिलिट्री को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। तो 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस ने चाहा कि मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनूं, तो महात्मा गांधी उस फेवर में नहीं थे और जिस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। लेकिन दोस्तों, जब सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ा तो उसके बाद नेहरू जी ने प्राइम मिनिस्टर की कमान संभाली इंडिपेंडेंट इंडिया करने की। लेकिन बोस साहब एक ही ऐसे व्यक्ति थे, एक ही ऐसे पर्सनालिटी थे, पॉलिटिकल लीडर थे, जो कि समझते थे इंपॉर्टेंस आर्म्ड पावर की एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी व्हाइल बीइंग अवेयर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स। एक थे
सरदार पटेल और दूसरे थे सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस पहले ही छोड़ चुके थे और पटेल जी की डेथ हो गई थी 1950 में। तो हालांकि बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन बची नहीं थी आर्मी के सेगमेंट में कि वो थोड़ा सा ग्रो हो उस टाइम पे। तो आर्मी पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, रोक एज इन बहुत ही पावर्स को लिमिट कर दिया गया था। तीसरी चीज ये हुई कि आर्मी की जो पोस्ट है वो सिविल सर्वेंट से नीचे होगी, सबॉर्डिनेट होंगी। ओके, सो एक ये भी रीजन है। कहा गया है कि 1958 में ऑन ए विजिट टू पाकिस्तान जो करियप्पा साहब हैं उन्होंने अपने काउंटर पार्ट यानी कि पाकिस्तान के जो आर्मी थी उनके जो जनरल थे मार्शल अयूब खान, उनको प्रेज करते हुए ये कहा कि अच्छा हुआ कि आपने संभाल लिया, वरना तो पाकिस्तान चला ही जाता। मतलब कि एक तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स वैसे ही ढीली थी, तो उन्होंने एक गुड फेथ में एक मिलिट्री जो एक भाईचारा होता है, ठीक है, वो जो ब्लड दौड़ता है मिलिट्री वाला, उनमें उन्होंने ये कहा कि अच्छा हुआ आपने अपने सिविलियंस को कंट्रोल बचा लिया। ठीक है, वहीं पे खैर करियप्पा साहब ने लोकसभा से चुनाव भी लड़ा साउथ बॉम्बे ईस्ट से, लेकिन वो हार गए। पॉलिटिकल में थोड़ी सी सक्रिय थे, रुचि थी, क्योंकि रिटायर्ड हो चुके थे 1957 के बाद, तो कभी कभी बोल देते थे उल्टा सीधा। लेकिन हाँ, उसके बाद फिर ज़्यादा खास उनका जीवन नहीं गुजरा। लेकिन मार्शल के.एम. करियप्पा, द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, गुजर गए 15 मई 1993 को। और बहुत सारे ऐसे सितारे हैं जो इनके कैप में, इनके शरीर पे लगे हुए हैं। 1942 was the first Indian officer to be given command of a unit before independence। इन्हीं के जिम्मे आया था कि जब भारत आज़ाद हो रहा था, पार्टीशन हो रहा था, तो यही एक व्यक्ति थे, यही एक इंडियन आर्मी चीफ थे जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि सब कुछ अच्छे तरीके से हो, वो जो डिवीजन हो वो अच्छे तरीके से हो। ठीक है, दूसरा फील्ड मार्शल करियप्पा बेसिकली उन्होंने इनफैक्ट मानेक शॉ, जो फील्ड मार्शल मानेक शॉ हैं जिनका रिसेंटली अभी जन्मतिथि मनाई जा रही है, उन्होंने कहा था कि करियप्पा साहब ने इंडियन आर्मी को कंप्लीटली पॉलिटिक्स से अलग रखा है, बिल्कुल ही अलग रखा है उन्होंने। और ये कहते कहते उन्होंने ये भी कहा कि ही वॉज अ रोल मॉडल for the rank and file for his professionalism and character, but he was a man of very strong conviction. He was very concerned about corruption, social discontent, economic development, poor governance, बहुत सारी चीज़ों के लिए कंसर्न थे। मतलब कि आज की जो आर्मी है इन सारी चीज़ों का श्रेय जाता है के.एम. करियप्पा जी को, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे ये कहा था कि भाई आप लोग पॉलिटिक्स से दूर ही रहिए तो ही बेहतर है। ओके, इनफैक्ट जनरल करियप्पा ने यह भी कहा था कि भाई पॉलिटिक्स इन द आर्मी इज अ पॉइजन, कीप ऑफ इट। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं होगा। अभी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या डेवलपमेंट हुई थी। ठीक है दोस्तों, उस टाइम पे जब भारत आज़ाद हो रहा था तो आसपास के कंट्रीज़ में बहुत बवाल कट रहा था, जैसे कि इस्तांबुल में और टर्किश सोल्जर अंकारा के स्ट्रीट्स पे घूम रहे थे, टेलीविजन्स पे बमबारी की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ये हो रहा था कि भाई यहाँ पे तख्ता पलट होने वाला है। इनफैक्ट 1970 में पाकिस्तान की आर्मी थी, उनके जनरल थे जियाउल हक, उन्होंने कंट्रोल कर लिया था पूरे के पूरे पाकिस्तान को, इनफैक्ट स्टेप डाउन कर दिया था जुल्फिकार अली भुट्टो को। और उसी टाइम पे बांग्लादेश में मिलिट्री कूप हुआ, जहाँ पे उनके फाउंडिंग फादर जो थे बांग्लादेश के, शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी जाती है। और साइमल्टेनियसली बहुत सारी ऐसी विवाद भारत के इर्द गिर्द कंट्रीज में होती रहती हैं। लेकिन ऐसा क्या था कि इंडिया ने लेसन सीख लिया था? ठीक है, तो 4 जो हम फैक्ट्स की बात कर रहे थे, आज हम जानते हैं, अब हम जानते हैं वो 4 फैक्ट्स क्या थे। नंबर 1, पहले भारत को सीख मिल चुकी थी 1857 के सीपॉय म्यूटनी से, जहां पे सैकड़ों की तादाद में मैसेकर हुए थे, सैकड़ों की तादाद में जाने गई थी। और ये भी तो कह सकते हैं ना, ये भी तो एक मिलिट्री कूप था। ठीक है, ब्रिटिश के अगेंस्ट, ब्रिटिश की आर्मी के अगेंस्ट इंडियंस ने मिलिट्री कूप किया था, ये भी कह सकते हैं, राइट। इससे भारत ने सीखा कि हमें ये नहीं करना है, हमें बातचीत से समझाना है, क्योंकि इसमें हमारे लोग भी जाएंगे, राइट। दूसरा, द मोस्ट इंजीनियस मीन्स अडॉप्टेड वॉज टू गिव क्लियर रिप्रेजेंटेशन, भाई किसको? एथनिक ग्रुप्स को। सबसे अच्छा भारत ने यह किया कि जब
भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे एथनिक ग्रुप्स जो हमारे हैं, इतनी जनजातियां हैं, इतने लोग हैं, इतने कास्ट है, सबको मिलिट्री में जाने का मौका मिला। चाहे वो जब भारत आज़ाद हुआ था उसमें लगभग 32% पंजाबीज थे, पंजाबीज में 18% सिख थे और 14% जो है वो लगभग जाट वगैरह थे। और उसके बाद भी 20%, 32% के बाद 20% का जो गोरखा रेजिमेंट था, राइट, ये सारे एथनिसिटी उस टाइम पे थी। तो वो जो होमोजिनिटी का मतलब होता है ना कि सब एक ही विचारधारा के हो गए, वो चीज नहीं थी और वो अच्छी स्टोरी थी। ठीक है। दूसरा है चेक्स एंड बैलेंसेस। सो चेक्स एंड बैलेंसेस की बात हम जब कर रहे हैं तो यहां पे हमें यह जानना जरूरी होगा कि भाई द लॉजिक वाज टू क्रिएट डाइवर्सिटी नॉट टू मेंटेन दी होमोजिनिटी। जैसा कि कहां पे था, पाकिस्तान और बांग्लादेश में होमोजिनिटी थी, ढेर सारे में मुस्लिम्स बहुत भरे हुए थे, एक ही विचारधारा, एक ही कट्टरवाद भरा पड़ा था, इस वजह से मिलिट्री कूप हुआ। दूसरा यह था कि भाई इन लोगों की जो कमांडर इन चीफ वाली जो पोजीशन थी वो अबॉलिश कर दी गई थी और पावर को कंट्रोल कर दिया गया था और उस पावर को डिवाइड कर दिया गया था आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, और ये लोग एक दूसरे को कंट्रोल, चेक्स एंड बैलेंस के थ्रू काम चलाते हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हमारी चलाती है। दैट इज अ पावरफुल चेक्स एंड बैलेंसेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मिलिट्री सिस्टम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग इंटरनल डिवीजन। जब हम इंटरनल डिवीजन की बात कर रहे हैं तो दोस्तों 1962 के वॉर के बाद भारत को यह समझ में आ गया था कि भाई हमें पैरा मिलिट्री फोर्स की जरूरत पड़ेगी, हमें अपनी बाहर की हमारी जो आउटर बाउंड्री है उसको सिक्योर करने की जरूरत पड़ेगी। अगर वो सिक्योर है फिर इंटरनल मामला हम संभाल लेंगे। तब गठन होता है बीएसएफ का, तब गठन होता है सशस्त्र सीमा बल का, ठीक है, बॉर्डर गार्ड्स का, बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स का, राइट, which till that point was the sole preserve of the army. Central paramilitary forces also attracted employment, भी अट्रैक्ट हुई एथनिक कैटेगरीज में, बहुत सारी चीजें हुई, चाहे वो सिख्स हो गए, मुस्लिम्स हो गए, हिंदू हो गए, जैन्स हो गए, बहुत सारे लोग यहाँ पे जाना शुरू कर दिए थे। और यही एक रीजन है एथनिसिटी, ठीक है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हमारे मिलिट्री में भी रही है। और यही कुछ 4-5 रीजन हैं जिनकी वजह से एक सक्सेसफुल स्टोरी बनती है भारत की कि जहां पे मिलिट्री कूप नहीं हो सकता है। ठीक है। इंस्टीट्यूशनलाइजिंग इंटरनल डिवीजन, क्रिएटिंग सिविलियन कंट्रोल्ड मिलिट्री, मेकिंग द पैरामिलिट्री फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग इंटरनल सिक्योरिटी, और दूसरा स्टैब्लिशिंग अ सिविलियन एजेंसी फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग। ठीक है, जहां पे इसी की वजह से एक सक्सेसफुल कहानी पता चलती है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है दोस्तों कि पाकिस्तान की जो जनता है उन्होंने कभी डेमोक्रेसी देखी ही नहीं है। कभी भी पाकिस्तान की जनता डेमोक्रेसी नहीं देखी है, उन्होंने वही देखा है, वो उसी में खुश रहते हैं। ठीक है, अगर उनको लगता है कि हाँ मिलिट्री हमारे लिए काम कर रही है तो उनके लिए वही खुशी है, वही डेमोक्रेसी। अगर उनको लगता है कि जो वहाँ के जो उनके वजीर आजम हैं जो उनके लिए कर रहे हैं वही उनके लिए डेमोक्रेसी है। असली डेमोक्रेसी पाकिस्तान की जनता ने देखी ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमेशा एक पॉइंट रहता है, एक चुभन रहती है कि भाई हमें ऐसा बनना है, भारत जैसा बनना है, वो हम नहीं बन पा रहे हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि दोस्तों कि भारत ने आज़ादी के बाद से ही 1951 से ही 3 चीज़ों का रास्ता खाली कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे कम्युनल राइट्स या ऐसी सिचुएशन नहीं आई थी। क्या थी? कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हो गया था, दूसरा था लैंग्वेज बेस्ड, और तीसरा था आपका रिलीजन बेस्ड। सारे लोग मिलिट्री में आ सकते थे, सारे लोग यहाँ पे जॉब कर सकते थे, भारत की सेवा कर सकते थे और भारत के लिए अपनी जान दे सकते थे। भारत माता की जय। ठीक है, सो उम्मीद है आपको ये सिचुएशन समझ में आई होगी। आज का पूरा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट था मिलिट्री कूप से रिलेटेड। सो कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक दैट दिस वाज द रीजन दैट व्हाई देयर इज नो मिलिट्री कूप टिल नाउ इन इंडिया। ठीक है, आप अपना ओपिनियन कमेंट करके बताइएगा एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें और हमें आपका रिस्पॉन्स पता चलता रहे कि हम कैसा कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद।